Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Pokhli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का चैप्टर 6 जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड अरिथमेटिक। एंड इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो होगा यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट प्राइस। जैसे कि आप देख ही रहे हैं टॉपिक में 3 चीज़ें मेंशन हैं, तो मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये तीनों चीज़ें साथ में पढ़ने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो से ये चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने कैश रजिस्टर के बारे में पढ़ा था और पूरा टॉपिक कैश रजिस्टर के बारे में जितना आपके चैप्टर में मेंशन था सारा का सारा मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो करके फट से जाके उसे देख लीजिए। अब इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को इंडिविजुअली देखेंगे, बट अगेन इट विल बी अ लेंथी वीडियो क्योंकि मैं तीनों ही टॉपिक्स की पूरी डिटेलिंग इसी वीडियो में कर दूंगी। ठीक है, सो फाइनली शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक दैट इज यूनिट ऑफ सेल से। ये बोलते हैं विदाउट अ स्टैंडर्ड देयर इज नो लॉजिकल बेसिस फॉर मेकिंग अ डिसीजन और टेकिंग एक्शन। जब तक कोई स्टैंडर्ड बिल्ड ना किया गया हो तब तक हम कोई भी डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले सकते। अब देखो, यूनिट ऑफ सेल सिंपल, बिल्कुल सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में मैं बोलूं तो सेल हम किस यूनिट में कर रहे हैं, उसे हम कैसे मेजर कर रहे हैं वो होता है, बस दैट्स इट। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं तो जब हम दूध खरीदते हैं तो हम कैसे खरीदते हैं, हम दूध वाले भैया को क्या बोलते हैं कि 1 किलो दूध दे दो या फिर 1 डजन दूध दे दो, ऐसा बोलते हैं? नहीं, वी से 1 लीटर दूध दे दीजिए। जब हम केले खरीदते हैं तो हम क्या ये बोलते हैं कि भैया 1 किलो केले दे दो, या हम बोलते हैं 1 लीटर केले दे दो, हम बोलते हैं 1 डजन केले दे दो। जब हम एप्पल्स खरीद रहे होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भैया 1 लीटर एप्पल दे दो या 1 डजन एप्पल दे दो, नहीं, हम बोलते हैं 1 केजी एप्पल दे दो। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस यूनिट में जो चीज़ प्रोडक्ट बिक रहा है उसको हम यूनिट ऑफ सेल के नाम से जानते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इट सेज मेजरमेंट इज एसेंशियल एंड क्रूशियल इन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस में मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेजर सेल्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेजर करना सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट्स को। विदाउट अ कॉमन स्टैंडर्ड और यार्ड स्टिक इट वुड बी डिफिकल्ट। एक कॉमन स्टैंडर्ड या यार्ड स्टिक के बिना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं मतलब थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल भी, लेकिन नॉट मतलब डिफिकल्ट तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा टू मैनेज मीनिंगफुली, मतलब हर एक चीज़ को मीनिंगफुली मैनेज करना। सो यूनिट ऑफ सेल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इज़ द हार्ट ऑफ एनी बिजनेस। यूनिट ऑफ सेल क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हार्ट है किसी भी बिजनेस का। मेजरमेंट करना किसी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो जब भी अगर मान लीजिए हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बेचने वाले बिजनेस में हैं तो मेजरमेंट हमें करना पड़ेगा, हम डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वाले बिजनेस में हैं तो हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा, अगर हम क्लोथिंग वाले बिजनेस में हैं तो हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पर भी तो अपन इंच और उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं, कपड़े बेचते हैं, राइट। यूनिट ऑफ सेल्स कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ व्हाट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। आपको बेसिकली ये जानना है कि यूनिट ऑफ सेल्स क्या है? मेजर है जिसमें प्रोडक्ट्स को हम मेजर करते हैं जब हम बेच रहे होते हैं उन्हें। थिंक ऑफ अ यूनिट ऑफ सेल एज द यूनिट यू वुड यूज टू बिल अ कस्टमर। ये वो यूनिट है जिसको इस्तेमाल करके आप कस्टमर को बिल देते हैं। सो हाउ डज अ लॉयर बिल हिज क्लाइंट? मोस्टली बाय द नंबर ऑफ आवर्स। यहाँ पे फिर एग्जाम्पल शुरू हो गया। ये बोलते हैं जैसे लॉयर है, ठीक है, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये तो बहुत सिंपल हो जाते हैं, केजी, लीटर्स और डजन, इसमें सारी बातचीत हो जाती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल सर्विसेज, कंसल्टेंसी, अगर आप एक लॉयर के पास जा रहे हैं, एक सीएस के पास आ रहे हैं, एक सीए के पास जा रहे हैं, अब उनसे कैसे आप ट्रांजैक्शन करोगे, उनकी ट्रांजैक्शन कैसे मेजर होगे? तो उनके ट्रांजैक्शन आर्ली बेसिस पे मेजर होगे। मुझे किसी काम में बहुत ज़्यादा घंटे लग रहे हैं करने में तो आई विल बी चार्जिंग मोर क्लाइंट से। अगर मुझे कोई काम करने में बहुत कम टाइम लग रहा है तो आई विल बी चार्जिंग बहुत कम उस क्लाइंट से, राइट। सो
So how does a lawyer bill his client? Mostly by number of hours he or she has worked for the client. Lawyer कैसे bill करता है client को? ज़्यादातर number of hours के basis पे जितना उसने उस client के लिए काम किया है. So for the lawyer, time 1 hour or part therefore is the unit of sale. तो lawyer के लिए time क्या होगा? मतलब 1 hour और ये क्या होगा? Unit of sale होगा. फिर उसके बाद इन द एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग शूज, अ पेयर ऑफ शूज विल बी द यूनिट ऑफ सेल. शूज के केस में क्या होगा कि भाई सिंगल शूज तो बिकता नहीं है, शूज कैसे बिकते हैं? पेयर में बिकते हैं. तो पेयर क्या हो जाएगा? उसकी यूनिट हो जाएगी जिसमें वो बिका है. To understand this further, look at some of the businesses with their respective unit of sale. इसके लिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें. वैसे तो आई होप सारे बच्चों को अभी से ही समझ में आ गया. यूनिट ऑफ सेल इज नथिंग. जब हम कोई प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, जिस वे से हम उसे बेचते हैं, जिस वे से हम उसे मेजर कर रहे होते हैं, उसको यूनिट ऑफ सेल बोलते हैं. एप्पल का एग्जाम्पल ले लीजिए, बनानास का एग्जाम्पल ले लीजिए, दूध का एग्जाम्पल ले लीजिए, शूज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर दैट मैटर कंसल्टेंसी का एग्जाम्पल ले लीजिए. पाँचों एग्जाम्पल से मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. बट इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि बिजनेस अगर है फ्रूट वेंडर का, ठीक है, तो आइटम बीइंग सोल्ड एप्पल है. एप्पल किस में बिकते हैं? एप्पल केजीज के हिसाब से बिकते हैं, किलोग्राम्स के हिसाब से बिकते हैं. ग्रॉसरी आइटम्स हैं, जैसे कि राइस. राइस कैसा बिकता है? हम किसी दुकानदार को जाके बोलते हैं अंकल 1 लीटर राइस दे दीजिए. वो बोलेगा कैसी बेवकूफ़ बच्ची है, इसको यही नहीं पता कि राइस लीटर में नहीं किलोग्राम्स में बिकता है, केजीज में बिकता है. सेम गोज फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स. मिल्क, जब हम दूध वाले भैया से दूध लेते हैं, कैसे लेते हैं? 1 किलो दूध दे दो. वैसे मैंने देखा है बहुत सारे इंडियंस ऐसा करते हैं. लाइक उस दिन मैं अपने पड़ोसी आंटी को ही देख रही थी. आई होप मेरे कोई कॉलोनी वाला ये नहीं देख रहा है. सो उस दिन क्या हुआ, मतलब हमारे दूध वाले भैया आए हुए थे, तो हम सब अपने अपने घर से निकल के उनसे दूध ले रहे थे. तो मेरी बगल वाली आंटी शी वाज लाइक 2 किलो दे दो मुझे, 2 किलो दे दो. ऐसे 2 किलो, ये तो दूध मांग रहे हैं, 2 किलो कैसे मांग रहे हैं? तो बहुत सारे इंडियंस एक्चुअली दूध किलोस के अकॉर्डिंग मांगते हैं, बट वो गलत कर रहे होते हैं. दूध क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये लीटर्स के फॉर्म में मिलता है, इट्स नॉट इन केजीज. ठीक है. ग्रॉसरी आइटम, ऑयल. ऑयल कैसे लेते हो? ऑयल कैसे लेके आते हो? बताओ. लीटर्स के अकॉर्डिंग लाते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, लिक्विड स्टेट में है. गारमेंट शॉप, टी शर्ट. टी शर्ट कैसे लेते हो? यूनिट्स के बेसिस पे, पर पीस के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे, कि 5 टी शर्ट दे दीजिए, 2 टी शर्ट दे दीजिए, तो नंबर ऑफ पीसेस के बेसिस पे यू आर बाइंग इट. टेक्सटाइल शॉप, फैब्रिक. फैब्रिक कैसे खरीदते हो? मीटर्स के अकॉर्डिंग खरीदते हो, मीटर्स, इंचेस, इन सब के बेसिस पे खरीदते हो. रियल एस्टेट डेवलपर, अपार्टमेंट कैसे खरीदते हो? स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग. जब भी कोई अपार्टमेंट देखने जाते हो, जब भी कोई शॉप देखने जाते हो, जब भी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देखने जाते हो, तो कैसे खरीदते हो उसे? ऐसे खरीदते हो ना कि कितना स्क्वायर फीट है. मतलब हर एक एरिया में अलग अलग होते हैं. जैसे हिमाचल में बिस्वा यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, बट जो भी है अल्टीमेटली स्क्वायर फीट और इन सब के बेसिस पे ही हम वो करते हैं. प्लम्बर प्लम्बिंग सर्विसेज दे रहा है, ये किस बेसिस पे होगा? टाइम के बेसिस पे होगा, क्योंकि वो यूनिट में मेजर नहीं कर सकते. उसने कितना टाइम आपके काम में इन्वॉल्व करवाया है अपना, उसके बेसिस पे विल बी पेइंग हिम. ठीक है. लॉयर लीगल सर्विसेज दे रहा है, लीगल एडवाइस दे रहा है, अगेन टाइम आवर्स के बेसिस पे. कंसल्टेंट स्पेशल एडवाइस दे रहा है, टाइम आवर के बेसिस पे. कोचिंग क्लास, ट्यूशन, किस बेसिस पे? टाइम आवर के बेसिस पे. बेकर केक, किलोग्राम्स पाउंड के बेसिस पे. जैसे हम केक लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना इतने पाउंड का दे दो, इतने किलोज का दे दो, बोलते हैं ना, बस वही चीज़ है. बेकर वेजिटेबल पफ्स, पीस और डजन के बेसिस पे. यार मेरे को भूख लग गई यार ये सुन के देख के. एनीवेज बेकरी आइटम्स कैसे मिलती है? पीसेस के बेसिस पे मिलती है या डजन्स के बेसिस पे मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द कौन सी बेकरी आइटम आप ले रहे हो. ठीक है. सो सबकी यूनिट ऑफ सेल क्या हुई? अलग अलग हुई अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स. तो फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एंड नाउ तो आई एम प्रीटी श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. जल्दी से देख लो. Then, unit of sale is required to understand the economics of the business in an easy and standardized manner and for tracking the past with the future and to be able to take corrective action. आप एक standardized manner में अपनी पूरी process को चलाओ, हर एक चीज़ को बहुत ease पे ले आओ, track करना past को future के साथ और corrective action लेना कि भैया क्या गलती हो गई हमसे, कहाँ गलती हो गई, कहाँ improve कर सकते हैं. वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं unit of sale के basis पे ही होंगी. कैसे, उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल आएंगे आगे चल के. सो अभी फ़िलहाल के लिए उसे वहीं पे वो करते हैं और हमारे सेकंड टॉपिक पे आ जाता है, जो कि है यूनिट कॉस्ट.
हमने यूनिट ऑफ सेल पढ़ लिया है। अब हम सेकंड टॉपिक पे आए हैं, यूनिट कॉस्ट। ये क्या बोलता है, नाम से पे जाओ, यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, कोई चीज़ बनाने में हमें कितने पैसे लगे हैं वो हमारी कॉस्ट होती है। यूनिट बोले तो एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। सो दे से it says cost of unit can be defined as the cost incurred by the company to produce, store and sell। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने कॉस्ट की जो भी डेफिनेशन पढ़ाई है ना, उसमें सबसे बेस्ट वन है ये। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपको फोकस दिलवा रहे हैं प्रोडक्शन, स्टोरेज और सेलिंग तीनों एक्टिविटीज पे। यूजुअली हर जगह पता है क्या होता है, जब भी कॉस्ट के बारे में बात आती है ना, वो सिर्फ आपको प्रोड्यूस करने के बारे में बोलते हैं। और टू एन एक्सटेंट मैंने भी जब आपको पढ़ाया, मैं हमेशा प्रोडक्शन वाले एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि ये पेन बनाना था तो इसके लिए ये रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल हुआ, ऐसा हुआ, लेबर लगी, ये किया वो किया। मैं कभी भी स्टोरेज और सेलिंग के बारे में बात ही नहीं करती थी। बट यहाँ वाली डेफिनेशन में इन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से लिख दिया कि प्रोडक्शन, स्टोरेज एज वेल एज सेलिंग तीनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तीनों ही चीज़ों पे जो खर्चा होता है उस सब को मिला के एक प्रोडक्ट की क्या बनती है, कॉस्ट बनती है। 1 unit of sale of a particular product or service. Here the unit cost refers to the variable cost like raw material, packing material, sales commission, freight, etc. More about variable cost is covered in another section. Okay, so variable cost क्या होती है उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। Fixed cost, variable cost, वो भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अपन यहाँ पे बात करते हैं। ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए क्या बनाए इस बार हम बनाते हैं ये बॉटल्स, ठीक है। सो हम बना रहे हैं बॉटल। अब इस बॉटल पे क्या क्या खर्चा आया होगा, व्हाट डू यू थिंक? मेटल का, मेटल एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक रबड़ थी जो मैंने निकाल के फेंक दी, तो रबड़ एक हो सकता है ऑप्शन। कलर, इसका कलर जो पेंट हुआ है, ठीक है। और क्या हुआ होगा, और चलो लेबर, इसके अलावा पैकिंग की होगी इस बॉटल की, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट की होगी। ऐसे थोड़ी ना बिक जाती है आइटम्स, कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट तो करनी पड़ती है। साथ में राइट अवे थोड़ी ना प्रोडक्शन के बाद बेच दिया होगा, वेयर हाउस में थोड़ी देर रखा होगा। एक्सक्यूज मी। तो ऐसे बताइए, एक बॉटल को प्रोड्यूस करने में ये सारे खर्चे आए हैं। अब ये सारे खर्चे मिला के हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा एक्सक्यूज मी यूनिट कॉस्ट, ठीक है। ये सारा हमारा क्या बनेगा, यूनिट कॉस्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, here the unit cost refers to the variable cost like raw material, packing material, sales commission, freight etc. यहाँ पे यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या है, वो वेरिएबल कॉस्ट जो कि हमारे रॉ मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल, सेल्स कमीशन, फ्रेट एक्सेट्रा को मिलके बनी है, ठीक है। बट वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी आगे के पार्ट्स में मिलेगी। आगे हम जब कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ओके। सो कॉस्ट ऑफ यूनिट इज नथिंग, जस्ट जो खर्चा हमारा इनकर हुआ है या तो गुड्स बनाने में या गुड्स को स्टोर करने में और उन्हें बेचने में, जैसे कि एडवर्टीजमेंट वगैरह बेचने में इस्तेमाल होती है। स्टोर करना वेयर हाउस वाला खर्चा हो जाता है, और प्रोडक्शन में वो सारे खर्चे आ जाते हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में लगे होते हैं। इन तीनों को मिला के हमारी बनती है यूनिट कॉस्ट, ओके। अब यहाँ इन्होंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है टी वेंडर का, मतलब चाय बनाने वाले इंसान का। पहले तो मुझे लगा माखन भैया का ही फोटो लगा दें यहाँ पे, हम माखन भैया मैग्नेट ब्रेन्स में चाय सप्लाई करते हैं तो आप लोगों को भी दर्शन हो जाते हैं उनके, बट कोई बात नहीं, फिर मैं भूल गई। सो फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बात करें कि जो टी वेंडर्स होते हैं उनका खर्चा क्या क्या होता है, उनका यूनिट कॉस्ट क्या होता है। तो फर्स्ट दे से द सम ऑफ कॉस्ट पर कप ऑफ मिल्क। सबसे पहले तो उनका दूध का खर्चा होता है, ठीक है। चाय बनाने में किसका खर्चा होता है, दूध का। पानी का भी होता है, लेकिन पानी कौन सा, वो बिस्लरी वाली बॉटल लाते हैं, कहीं से ही टूटी से भर लेते होंगे और बता देते होंगे, तो बस पानी को काउंट नहीं कर रहे। शुगर, चीनी, टी लीव्स मतलब चाय पत्ती, उसके अलावा कुकिंग फ्यूल, अगर सिलेंडर लगा के बैठे हुए हैं तो सिलेंडर भरवाने का खर्चा होगा, एंड डिस्पोजेबल कप्स, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, उनके मिला के
वेरिएबल कॉस्ट या फिर यूनिट कॉस्ट बनेगा। वाइल कैलकुलेटिंग द यूनिट कॉस्ट द वेस्टेज एस्पेक्ट मस्ट बी काउंटेड। ये बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है जिस पे आपको फोकस करना है। ये बोल रहे हैं कि अक्सर लोग क्या करते हैं ना, जब यूनिट कॉस्ट निकाल रहे होते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कि हर एक चीज़ में ना हल्की फुल्की वेस्टेज भी होती है। जैसे मान लीजिए चाय बनाई है, अब माखन भैया ने चाय बनाई, ओके, उन्होंने डाला 2 लीटर दूध, नहीं 2 लीटर पानी 1 लीटर दूध, ठीक है, 2 लीटर पानी 1 लीटर दूध, तो व्हाट डू यू थिंक, चाय 3 लीटर बनेगी? क्योंकि 2 लीटर तो पानी डाला है, 1 लीटर दूध डाला है, तो क्या चाय 3 लीटर बनेगी? सच्ची बताओ। थोड़ा बहुत तो पानी उड़ जाता है ना, इवेपोरेट हो जाता है, तो वो तो बचे ही गई नहीं। कई बार होता है ना, हम चाय बनाते हैं 1 कप के अकॉर्डिंग, लेकिन बनती वो इतनी सी है, कैसे? वो इवेपोरेट हो जाती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। मैं बहुत मेजरमेंट से हर एक चीज़ बनाती हूँ, मतलब मेरा इतना फ्री हैंड नहीं है, तो मैं जब चाय बनाती हूँ तो मैं कप लेके इतना मेजर करती हूँ कि इतना पानी होना चाहिए, इतना दूध होना चाहिए, पर वो अल्टीमेटली ना पूरा कप बन ही नहीं पाती, कभी वो आधा कप या पौना कप ही रह जाती है। तो ये चीज़ भी होती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि चीज़ें, मतलब पानी और दूध क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया। उसके बाद दूध भी इवेपोरेट होता है क्या वैसे? चलिए, लिक्विड फॉर्म में शायद कुछ कुछ होता होगा, सॉरी साइंस में मैं बहुत बुरी हूँ। इसके बाद सेकंड, जब आप डाल रहे होते हो, छान रहे होते हो चाय को, क्योंकि पूरी चाय छन जाती है, मेरी तो कभी नहीं छनती, थोड़ी बहुत तो वो इधर उधर लहराते हुए चली जाती है, ठीक है। सो ऐसे सिनेरियो में वहाँ पे स्पिलेज भी हुई है, तो वो भी एक वेस्टेज हो गई। तो अल्टीमेटली इनके कहने का मतलब ये है कि जितना आप बोलते हो उतना नहीं बनता है, पूरा वेस्टेज तो होती ही होती है, और उसे भी कंसिडर करना चाहिए आपको। सो यहाँ पे एग्जांपल में ये वही 1 लीटर 2 लीटर की बात करें कि 2 लीटर पानी डाला, 1 लीटर दूध डाला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 मिलीलीटर के 30 कप तैयार हो जाएंगे, 28 या 29 ही हो पाएंगे, क्योंकि इवेपोरेशन होती है और स्पिलेज होती है। For the tea vendor, 1 cup of 100 milliliter is the unit. टी वेंडर के लिए यूनिट क्या होगी? वो कप जो कि 100 मिलीलीटर का है, of sale, and the total of variable costs such as milk, sugar, tea powder, etc. per cup is the unit cost. In order to calculate per unit cost, calculate the cost of milk, sugar, tea leaves as well as cooking fuel used and disposable cups for say 100 cups and divide by the total quantity. आपको क्या करना है? अगर आपको पर यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, पर यूनिट की कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद उसको नंबर ऑफ पीसेस से या फिर जो भी मतलब क्वांटिटी होगी आपकी उससे डिवाइड कर दो, तो इससे आपको पर यूनिट की कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड वन, दैट इज यूनिट प्राइस। हमने यूनिट ऑफ सेल के बारे में पढ़ लिया, हमने यूनिट कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया। नाउ विल टॉक अबाउट यूनिट प्राइस। व्हाट इज दैट? ओके, सो यूनिट प्राइस इज द प्राइस एट विच 1 यूनिट ऑफ सेल इज सोल्ड। 1 यूनिट ऑफ सेल इज सोल्ड। ओके, जैसे 1 kg या फिर फॉर से एक पर्टिकुलर टी शर्ट कितने में बिकी है, ये क्या होगा? उसका प्राइस होगा, यूनिट प्राइस। तो प्राइस और यूनिट प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। यूनिट प्राइस बोले तो एक पर्टिकुलर पीस का प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट प्राइस क्या है? प्राइस है जो कि 1 यूनिट ऑफ सेल का इज सोल्ड, उसमें काउंट किया जाता है। इन द केस ऑफ टी वेंडर इट इज द अमाउंट चार्ज फॉर अ कप ऑफ टी। टी वेंडर वाले केस में एक कप का कितना वो इंसान चार्ज कर रहा है वो क्या होगा? उसका प्राइस कहलाया जाएगा। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस वन फिक्सेस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। मोर अबाउट इट इज इन अनदर चैप्टर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी की प्राइस को फिक्स करते वक्त इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसके बारे में हमने पहले पढ़ा भी हुआ है। पुराने चैप्टर में ही पढ़ा था कि जब हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर रहे होते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये सेम चीज़ ना दूसरे चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में दी हुई है। अल्टीमेटली इट इज़ द कंज्यूमर मार्केट प्लेस दैट डिटर्मिन्स द प्राइस एट विच द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ सेम टी वेंडर। ये बोल रहे हैं अल्टीमेटली जो कंज्यूमर होता है या जो मार्केट प्लेस होती है ना, वही डिटर्मिन करते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन का जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें प्राइस कैसे डिटर्मिन होगा। अब यहाँ पे कंसिडर करना है एग्जाम्पल सेम टी वेंडर का। If the unit cost, that is the cost to prepare 1 cup of tea is ₹3, then obviously the unit price has to be more than the unit cost. ये बोल रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर कप, चाय के कप को बनाने का जो कॉस्ट है वो ₹3 आ रहा है, मतलब मैंने चाय का कप बनाया है और उस कप को बनाने में, कप एज एन लाइक चाय से फिल्ड कप, उसको बनाने में मेरे को ₹3 का खर्च आ रहा है, तो क्या मैं इसका प्राइस ₹3 रख सकती हूँ या ₹3 से कम रख सकती हूँ?
ऐसे मानिए मैंने ये पेन बनाया है, ये पेन मैंने 10 रुपये में बनाया है, तो क्या मैं इसका प्राइस 10 रुपये फिक्स कर सकती हूँ? मेरे को क्या मुनाफा होगा? मैंने इतनी सरदर्दी लेके ये पेन बनाया है, मेरे को क्या मुनाफा होगा इसमें? कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब, और अगर मैं 8 रुपये सोचूं इसका प्राइस रखना, भाई 10 रुपये का मैंने पेन बनाया, 8 रुपये में बेच रही हूँ, बेवकूफ़ हूँ क्या मैं? मतलब मेरे पास सेंस नहीं है कि मैं अपना लॉस कर रही हूँ? ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगी। तो ये बोलते हैं जो भी यूनिट कॉस्ट होती है ना एक प्रोडक्ट की, उतना तो मिनिमम इंसान चार्ज करता ही है। अगर आपको कॉम्पिटिटर्स के ऊपर निकलना है तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे ले आओ कि 10 रुपये का बनाया, 10 रुपये में ही प्रोड्यूस वो कर रहे हो, बेच रहे हो, लेकिन उसके नीचे नहीं जा सकते, वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो मिनिमम तो आपको 3 रुपये में, अगर आपने एक कप चाय तैयार करी है तो मिनिमम तो इसका प्राइस आपको 3 रुपये फिक्स करना ही पड़ेगा। और कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ऑब्वियसली इसमें आप थोड़ा सा तो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे ना, तो आपका यूनिट प्राइस क्या हो जाएगा? 4 रुपये। दोबारा से समझिए, आपका यूनिट कॉस्ट कितना हुआ? यूनिट कॉस्ट हुआ आपका 3 रुपये। 3 रुपये आपका खर्चा आ रहा था, 1 रुपये आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया, यूनिट प्राइस कितना होगा? 4 रुपये। ठीक है, 3 रुपये आपने बनाया, 3 बनाने में खर्च किया, तो ये यूनिट कॉस्ट आएगा। 1 रुपये आपने अपना प्रॉफिट ऐड किया, और 4 रुपये टोटल क्या हो गया? प्राइस हो गया उस कप का। सो ये क्या बोला जाएगा? यूनिट प्राइस बोला जाएगा। If the unit cost, that is the cost to prepare 1 cup of tea is ₹3, then obviously the unit price has to be more than the unit cost. Obviously आपका जो unit price होगा वो उस cost के ऊपर ही होगा. It will be more than ₹3. The tea vendor may have his unit price at ₹4. तो tea vendor अपने एक कप की चाय को 4 रुपये में बेच सकता है. ग्रॉस प्रॉफिट, अभी जिसके बारे में जस्ट हमने बात करी है उसको कंटिन्यू करते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट में क्या बोलते हैं? Excess of unit price over the unit cost. Unit price minus unit cost is equal to your unit gross profit. कैसे? 4 रुपये हमने प्राइस फिक्स किया था हमारे कप का, चाय के कप का, और यूनिट कॉस्ट कितना था उसका? 3 रुपये था. ये तो पूरा स्टेटमेंट में दिया ही हुआ है, ये तो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है. 4 रुपये में वो बेच रहा है उसे, और 3 रुपये उसका कॉस्ट आया है. तो 4 रुपये में बेच रहा है, मतलब यूनिट प्राइस 4 रुपये है और यूनिट कॉस्ट कितनी है? 3 रुपये. तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो भी आ रहा होगा अमाउंट वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट और यूनिट ग्रॉस मार्जिन. ठीक है, यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट या फिर यूनिट ग्रॉस मार्जिन विल बी द अमाउंट जो कि यूनिट प्राइस का एक्सेस होगा ओवर यूनिट कॉस्ट. बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. This represents the business profit from selling a product or providing service before deducting fixed expenses such as salaries, rent, and other expenses. Unit cost or variable cost is also known as cost of goods sold. यूनिट कॉस्ट को या फिर वेरिएबल कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं, ये एक दूसरा नाम है उसका. सो यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल. द यूनिट प्राइस इज ₹4 पर कप. द यूनिट कॉस्ट विच इंक्लूड्स मिल्क, शुगर, टी पाउडर एक्सेट्रा फॉर 1 कप इज ₹3. द ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 4 - 3 इज इक्वल टू 1. एज सिंपल एज दैट. कंक्लूजन, अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं? For any business, it is very essential to know what one unit of sale is. Unit of sale will aid the business in determining the direction in which it is heading. For example, if the number of units sold in the first 3 months is 9,000 units and the number is in the next 3 months is 10,000 units, then it indicates that the business is doing well in terms of sales. ये बोलते हैं यूनिट ऑफ सेल को फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाते हैं. अगर मुझे पता है इस बार मैंने 5,000 एप्पल्स बेचे हैं, 5,000 केजीज एप्पल बेचे हैं, और अगले महीने मैंने 6,000 केजीज एप्पल बेचे हैं, तो उस सिनारियो में मतलब क्या हुआ? मुझे 1,000 केजीज एप्पल्स एक्स्ट्रा बेचने का मौका मिला. तो मेरा बिजनेस क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है. तो अगर आपको अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो इट्स वेरी
important to know the unit of sale. अगर unit of sale fixed नहीं है, quantity fixed नहीं है, then in that scenario it will be difficult to measure your performance. ठीक है, तो conclusion में उन्होंने सिर्फ यही लाइन लिखी हुई है कि अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, if you want to see कि आप पहले के कंपैरिजन में बेटर कर रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, दोनों ही सिनेरियोज में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना यूनिट ऑफ सेल के बारे में पता होना. एंड दैट्स इट. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पढ़ा कि यूनिट ऑफ सेल क्या होता है. यूनिट ऑफ सेल क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसमें हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं. इट कैन बी इन केजीज, इट कैन बी इन लीटर्स, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. यूनिट कॉस्ट क्या हुआ? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है उसको हम यूनिट कॉस्ट बुला रहे हैं. और यूनिट प्राइस क्या हुआ? किसी भी प्रोडक्ट को हम जिस प्राइस में बेच रहे हैं वो उसका यूनिट प्राइस कहलाया जाता है. सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में ये तीनों कॉन्सेप्ट्स कवर कर दी गई हैं. मुझे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, बट इट वाज़न्ट दैट मच लेंदी. अगले वीडियो में हम कॉस्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे और टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करेंगे. सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा अच्छे से. कोई डाउट हुआ हो अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. एंड अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो वो आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वो लिंक से जहाँ पे लिखा हुआ है गेट नोट्स फ्रॉम हियर. प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्रीवियस वीडियो वाले सेक्शन में जा सकते हैं. साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस को आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं. पहले मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो को आप सिर्फ यूट्यूब पे देख सकते थे, लेकिन अब हम क्या हो गए हैं, ओमनी प्रेजेंट हो गए. मतलब ओमनी वाले वो हो गए हैं कि हम हर जगह आपको मिलेंगे. ठीक है. हम आपको वेबसाइट पे भी मिलेंगे. आपको गूगल पे जाके बस क्या करना होगा, magnetbrains.com टाइप करना होगा और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट तुम्हारे लिए खुल जाएगी. या फिर तुम क्या कर सकते हो, एंड्रॉयड यूजर्स जो है वो अपने प्ले स्टोर पे जाके मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करके इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो अब हमारे पास यूट्यूब चैनल भी है, अब हमारे पास वेबसाइट भी है और हमारे पास हमारा एप्लीकेशन भी है. वो बोलते हैं ना मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, दिस एंड दैट, वैसा ही हो गया हमारा केस थोड़ा सा. सो अब हम हर जगह प्रेजेंट है, आप कहीं पे भी हमें ढूंढ सकते हो. मैं आपको बस एक बेनिफिट बता देती हूँ कि वाई वी आर प्रमोटिंग दीज थिंग्स. उसका सिंपल से रीज़न है, यूट्यूब का क्या होता है, हम यूट्यूब खोलते हैं, हमें ना जो वीडियो सर्च करनी होती है ना, उससे पहले हमारी नज़र जाती है उन वीडियोस पे जो हमारे सामने डिस्प्ले हो रही होते हैं. और कहीं ना कहीं वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हम वही देखने लग जाते हैं. लाइक आई हैव सब्सक्राइब्ड सम चैनल्स व्लॉग वाले, मैंने आपको पहले भी बताया होगा शायद. तो मैं जब भी यूट्यूब खोलती हूँ ना, मैं किसी भी काम से खोलूँ, यूजुअली मैं अपनी वीडियोज़ को ही थोड़ा एनालाइज करने के लिए खोलती हूँ, पर मेरा सीधा ध्यान जाता है उस वीडियो पे जो मेरे सामने होती है और मैं फिर वही देखने बैठ जाती हूँ. तो मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है. सो वो चीज़ ना हो इसलिए आप डायरेक्टली वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे जा सकते हैं. यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली काम की वीडियोस देखेंगे तो आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा. और पता है ये इंटरनेट के ज़माने में ना टाइम वेस्टेज सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, तो उस पर थोड़ा सा ट्रैक रखिए. ठीक है. साथ ही साथ आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू जस्ट 1 or 2 चैप्टर्स एंड वी आर सेइंग यू भैया आगे का कोर्स खरीद लो. हम ऐसा नहीं करें. हम आपको पूरा का पूरा K to 12th क्लास सारा जितना भी सेगमेंट है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं. हमने साथ ही साथ आपको CBSE इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए प्रिपरेशन करा दी है. NTSE, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, नीट, UP बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैब कैप, सबकी प्रिपरेशन हम आपको मैग्नेट ब्रेन्स के साथ कराएंगे. बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए जैसे आज तक जुड़े रहे हैं. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.